अब की बार 4 लाख बार, अब की बार 4 लाख बार, अब की बार 4 लाख बार। मंच पर तशरीफ फरमा आपके मकबूल तरीन रहनुमा सुधीर शर्मा जी, जो गुजरे वक्त में मिनिस्टर रहे, वजीर रहे, उनके साथ हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष यूवी लाल जी, आपके इंद्रवाल के नुमाइंदे तारिकीन जी, उसके अलावा यहाँ पर हमारे जितने भी सीनियर लोग बैठे हैं, वसत राज जी हैं, कप्तान साहब हैं, हमारा युवा नेता रॉकी गोस्वामी, जिसको भी आपने रॉकिंग करते देखा, जिस तरह से उसने सबको बिठाया, और हमारी भारी शक्ति में यहाँ पर बहने नारी शक्ति। तो सच पूछिए तो दरियाए चनाब के किनारे इस पाकीज़ा मकाम पर आपको मुखातिब करते हुए मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं। और एक ऐसा वक्त जहां एक तरफ होली का त्योहार है और दूसरी तरफ नमाज का वक्त होने वाला है। मुझे लगता है कि खुदा परवर ने या परमात्मा ने इससे बेहतर घड़ी ना चुनी होती आपके साथ रूबरू होने को। ये मेरा मुकद्दर है। और दूसरी बात, ये पसमानदा इलाका जो बरसों से जिसका किसी ने तवज्जो नहीं दी, मैं देख रहा था बैठे बैठे एक एक भाई को, बहन को, और मुझे यकायक ये ख्याल आया कि क्या कमाल कर दिया मोदी जी ने 10 साल में। कोई ऐसी बहन ना थी, कोई ऐसा भाई नहीं, कोई ऐसा हमारा गुजर भाई नहीं जिसके हाथ में मोबाइल ना हो, तो जो सेल्फियां ना खींच रहा हो। क्योंकि मेरा ताल्लुक भी डोडा जिला से है। मेरी तस्वीर पहली बार कहीं 8वीं जमात में खींची गई, वो भी चूंकि कार्ड बनाने के लिए, और कोई मामा ले गए कहीं। ये जो इनकलाब, ये जो क्रांति आई है, यही इस बात की गवाह है कि क्यों आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि मोदी जी को फिर से हम वज़ीर आज़म बनाएं। ये कभी सोचा नहीं था। पीढ़ी बदल गई है, नए बच्चे आ गए, वो इसका बात नहीं लगा सकते, लेकिन हमारे बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ पुराने यहाँ पर लीडरान बैठे हैं, वो याद करेंगे किस तरह से सेल्फियां खींच रहे हैं हमारे गुजर भाई, किस तरह से सेल्फियां खींच रहे हैं वो पहाड़ों से आए हुए लोग। अभी मुझे शायद इतनी महारत नहीं जितनी है। ये डिजिटल इंडिया जिसने सारे मुल्क को एक डोर में डाल दिया, और ये इसलिए साबित हुआ कि मोदी जी ने जो भी किया ईमानदारी से किया, ईमान के साथ किया। अल्लामा इकबाल का शेर है कि मजहब ना चाहिए मुझे, ईमान चाहिए। उस मजहब का कोई मतलब नहीं जहां ईमान ना हो, और जहां ईमान हो तो सभी मजहबों के बराबर है। और ये जो तस्वीर मैं देख रहा हूं, यहाँ जो हमारे बैठे हैं भाई बहन, ये तस्वीर उस मुकाले की जीती जाती एक मिसाल है। ये इसलिए मुमकिन हुआ। आज क्यों बच्चा बच्चा कह रहा है कि मोदी जी आए? कल जब मैं आ रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि साहब आपके मुखालिफ लीडरान ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, कि इसमें वजह करने की कोई जरूरत नहीं। वो इसलिए नहीं कि वो तो मजबूरी में कहेंगे, उनको पार्टी के, उनके हुक्मरानों ने, हाईकमान ने हुक्म दिया, लेकिन उनके घर की खवातीन हमें वोट देंगी। और ये जो बदलाव आया, ये जो इनकलाब आया है, जो मोदी जी ने लाया, जिसका भी जिक्र सुनील जी कर रहे थे, गुजर बकवाल तबके को खाना बदोशी की हालत से निकालकर आबाद किया है। जिनके पास कभी कोई मकान नहीं था, उनको ना सिर्फ मकान दिया, बल्कि कच्चे मकान में भी रहने की मोहलत नहीं दी। बोला कच्चा मकान नहीं होना चाहिए, पक्का मकान। रिश्ते बनाई गई, डीसी को दी गई, और डीसी की ड्यूटी लगाई गई कि हर कच्चे मकान को पक्के में तब्दील करें। आपने वो जमाना भी देखा है कि डीसी के दीदार नहीं होते थे। ये डोडा का जिला सबसे पहले आजादी के बाद बना था, उसके बाद फिर हुआ बना। और आप पूछिएगा अपने घर जाके बुजुर्ग,
मोदी जी ने वो इनकलाब लाया कि डीसी खड़ा करके कहता है हमारे गुजर भाई से, यार तू मकान बना ले नहीं तो मेरी तनख्वाह बंद हो जाएगी। यानी आपको जाकर के वहां इंतजार नहीं कर रही, इंतजामिया घर घर के आके कह रहा है। सरकारी हुक्मरानों अफसरों की ड्यूटियां लगी है, वो अपनी गलत के लिए कहते हैं भाई तू क्यों नहीं मेरा थोड़ा सा तागोर कर, तुझे मैंने पक्का मकान बना के देना है नहीं तो मेरी तनख्वाह का सवाल। ये जो इनकलाब आया, ये जो जमहूरियत का एहसास हुआ, ये मोदी जी की वजह और यही जमहूरियत का असल तस्वुर है कि हर इंसान को यह हक रहे, ये आरज़ू रहे कि अगर इसके पास ये सहूलत है तो मैं भी इसका हकदार हूं, अगर इसको मिल सकती है तो मुझे भी मिल सकती है। और बच्चा कोई भी हो, किसी भी घर में पैदा हुआ हो, उसकी मां को ये सोचने का साहस हो, जरूरत हो कि मेरा बच्चा भी बड़ा से बड़े अहदे पर बड़ा होकर के बैठ सकता है। ये है जमहूरियत। लेकिन हमने 60-70 साल वंशवाद और खानदानी राज को ही जमहूरियत समझ लिया और खानदानी राज बरकरार रखने के लिए लाजिम था कि आप पिछड़े के पिछड़े रहते, आप कच्चा घर तो क्या आप खाना बदोश रहते, आप तक नए जमाने की रोशनी ना पहुंचती ताकि आप 5 साल के बाद किसी लीडर का फोटो देखते पोस्टर पर वोट डालते थे। मोदी जी ने वो सारा सिलसिला, वो सारी तहजीब बदली, मजहबों मिल्लत से ऊपर उठ करके यहाँ बहनें बैठी हैं, सबके यहाँ जहां गैस का सिलेंडर नहीं था पहुंचा, लेकिन सिलेंडर पहुंचाने वाले अफसर ने क्या ये पूछा कि ये घर हिंदू का है कि मुसलमान का है, कि ब्राह्मण का है कि ठाकुर का? पूछा किसी से? कोई एक ऐसा या ये पूछा कि पिछली बार किसको वोट दिया, या ये कहा कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? अगर एक भी ऐसा फर्द है जिसको मोदी सरकार की ओर से जब भी कोई फायदा मिला हो, चाहे गैस का सिलेंडर मिला हो, चाहे उसको टॉयलेट मिला हो, या पक्का मकान मिला हो, और उससे ये कहा गया हो कि तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, तो हाथ खड़ा, कोई नहीं। ये बदला हुआ निजाम। हमने वो जमाना देखा, कांग्रेस की सरकारें अगर नलके लगाते थे, पाइपें बिछाते थे बस्तियों में, तो पूरी की पूरी गली छोड़ देते थे जहां से जनसंघ को वोट डालता था। किसवाड़ में भी ऐसा होता है। और देखिए मजबूरी क्या, कोई ऐसा वक्त ना गुजरा, कोई ऐसा दौर ना गुजरा आजादी के बाद जबकि इस खित्ते से कोई ना कोई वजीर ना रहा हो, रियासती सरकार में कोई ना कोई वजीर ना रहा हो, मरकजी सरकार। जो मोदी जी ने 10 साल में किया, क्या वो 70 साल में 60 साल में नहीं कर सकते थे? अगर आज दरियाए चनाब के किनारे 7 प्रोजेक्ट लगे, 8000 मेगावाट, मोदी जी ने खुद ऐलान किया, पक्कड़ुल 1000, कीरू 650 मेगावाट, कवायद दूलहस्ती 2। दरियाए चनाब तो कोई हमारे बाद नहीं आया, मोदी जी के बाद नहीं आया। ये तो सदियों से वहां बरकरार है, शान है हमारी हिंदुस्तान की। लेकिन फिर क्यों नहीं ये ख्याल आया किसी को कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिनसे ना सिर्फ बिजली से मालामाल होगा ये इलाका, बल्कि बाहर भी बिजली जाएगी और यहाँ के बच्चों को पहले 8-10 हजार की तादाद में नौकरियां मिल चुकी है और भी रोजगार मिलेगा। ये पहले भी हो सकता था। अगर हो सकता था तो क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि शायद वो चाहते ही नहीं थे क्यों, बल्कि जो हो रहा था उसे रोका गया। धर्मशाला में रेटले का प्रोजेक्ट बनता हुआ रोक दिया गया पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी। 850 मेगावाट है, क्या वजह थी? कभी कोई सवाल करेगा? आज वक्त आया है सवाल करने का, क्योंकि पहले हम अनजान थे, हम मासूम थे, हम सीधे थे। आज मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के जरिए हमें एक नई जागृति, एक नई रोशनी दिखाई। आज एक छोटा सा बच्चा भी मेरा शिक्षा खत्म होने से पहले ये परख लेता है ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मैंने कहा रेटले का प्रोजेक्ट रुका पड़ा था, शुरू हुआ 850 मेगावाट। मेरी बात खत्म होने से पहले कोई बच्चा तस्दीक कर लेगा गूगल पे कितना सच। वो जमाना जाता रहा कि झूठ बोल कर सकते थे। ये हमारी किस्मतों में हमारी तकदीर को बदलने का काम, तो तकदीर को न्यू करने का काम जो हुआ है ये मोदी जी की, ये उसकी सोच थी।
पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा में गुज्जर नुमाइंदा। कोई मजबूरी ना थी, लेकिन मोदी जी ने चाहा। और ये जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, सारे मुल्क में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए असेंबली में सीटें थी, आपके लिए क्यों ना थी? कोई वजह नहीं, क्योंकि मालूम था हमें कि ये कौम प्रस्त लोग हैं, ये मुल्क प्रस्त है। ठीक कहा तारिक साहब ने कि मुल्क के लिए अपनी जान ईमान कभी सब कुछ कुर्बान करने को हर वक्त तैयार रहते, लेकिन जो उस वक्त के हुक्मरान थे उन्हें ये मंजूर ना था। वो चाहते थे कि ऐसे लोग रहे हमारे आगे पीछे जो हमारी खुशामद करें, हमारे बाद हमारे बेटे की, बेटे के बाद पोते की, और वो तभी मुमकिन था कि जो सच सुथरे लोग हैं दूर। मोदी जी ने आपको असेंबली में रिजर्वेशन दी है, और देखिए अब आगे क्या होने वाला है। जो गुज्जर घूमता था दफ्तरों में चक्कर लगा लगा के, जिसके पैर घिस जाते थे, पैरों में जूते तो थे नहीं, पैर घिस जाते थे, आज उस गुज्जर के घर घर कांग्रेस वाले आने वाले हैं, क्योंकि उसको पता है आपको रिजर्वेशन मिली है, आपके वोट की ताकत बढ़ गई है, आपके वजूद की ताकत बढ़ गई है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने उस वक्त उसको ये याद दिलाना है कि भाई साहब आप आ तो गए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या कहने आए हैं उससे पहले हमारी बात सुन लीजिए। गालिब का एक शेर है कि हजरत नसी कराए दीदाओ दर चश्मे राह, मगर कोई ये तो समझाए कि समझाएगा क्या कि घर में कोई मेहमान आए तो उसका खैर मकदम कीजिए, दीदा राह चश्मे राह, उसकी आंखें बचाए। लेकिन आपको कोई नसीहत देने लगे तो उससे पहले ये गौर कर लीजिए कि वो नसीहत क्यों दे रहा है, क्या दे रहा है। आज उनको गुजरों का ख्याल आया, उस वक्त आया जब मोदी जी ने उनका हाल बदला। तो आपने ये कहना है कि भाई साहब आप आए, कुछ आमदीद, आपकी खातिर दरवाजा भी कर सकते, लेकिन जो आप मांगने आए हैं उसका हक तो मोदी को कि मैंने मोदी का कर्ज चुकाना है। जो आज तक ना हुआ वो मोदी जी ने कर दिखाया, और उसका ये नतीजा है कि आज हम नहीं कह रहे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कारकुन नहीं कह रहे, देश का आम इंसान, आम गली कूचों में चलने वाला बाशिंदा, उसकी आवाज है कि मोदी जी को 400 पार करके एक ताकतवर वजीर आजम के तौर पर दोबारा वहां पर बिठाया जाए, ताकि जून के महीने जब वो तीसरी बार हल्फ ले, जिस तरह से हिंदुस्तान का रुतबा दुनिया में उन्होंने बुलंद किया और बुलंद हो, जितना ये रुतबा बुलंद होगा उतना हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा। वो पिछली सरकारें चाहती ही नहीं थी कि किसी और के बच्चे आगे आए, क्योंकि उनके अपने बच्चे ही नहीं पूरे होते थे, घर में ही लड़ाई रहती थी कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मोदी जी ने वो खत्म कर दिया सिलसिला। एक गरीब घर से चल करके रेलवे स्टेशन से चलते हुए चाय बेचते बेचते हमारा वजीर आजम के औहदे पर एक इंसान पहुंचता है, और सारी दुनिया को जमहूरियत की मिसाल कायम करने का काम करता है नरेंद्र मोदी। एक आदिवासी हमारी बहन उस तबके से ताल्लुक रखती थी, जिंदगी जंगलों में गुजरी, वो बहन हमारी सदर मुमलिकत है, हमारी राष्ट्रपति है। इससे बड़ी और हमारी बहनों की दुनिया। और ये कोई आसान नहीं है, ये जो कच्चे मकान का पक्का बनाया कोई आसान नहीं, ये जो महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाया कोई आसान नहीं, ये इसके हकदार थे, इनकी जरूरत थी, इनको मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। वजीर आजम बनते मोदी जी ने पहले अपने यौम आजादी के तकरीर में कहा कि मैं चाहता हूं कि हर घर में खास तौर से खवातीन के लिए टॉयलेट बनाएंगे। कुछ लोगों को अजीब लगा, मजाक भी लगा कि वजीर आजम लाल किले से पहले तो रूस अमेरिका की बातें किया करते थे, ये कैसा वजीर आजम। लेकिन देखिए एक सच्चे इंसान की जुबान में कितनी ताकत होती है। मोदी जी का एक हर्फ जन आंदोलन बन गया। एक ही साल के अंदर 4 लाख टॉयलेट औरतों के लिए बनाए गए। औरत को सेहत भी दी, सुविधा भी दी और सम्मान दिया।
कई जगहों पर इन टॉयलेट का नाम इज्जत घर रखा गया। जहां महिलाओं के लिए शौचालय बने उसको शौचालय नहीं इज्जत घर, वो इज्जत दी। क्योंकि वो जमाना देखा हिंदुस्तान में, बड़ी शर्म आती है कि 60-70 साल आजादी के बाद हम उस नजारे को झेलते रहे, जब सुबह की पहली किरण, भोर की पहली किरण होते ही हमारी बहनें खेतों में जाती थी फौज के लिए, क्योंकि उसके बाद मर्दों की आवाजाही शुरू हो जाती थी, रेलगाड़ियों और मोटर कारों की आवाजाही शुरू हो जाती थी। कितना अन्याय, कितना अत्याचार, कितनी नाइंसाफी वो करती थी अपने आप से, अपने जिस्म से, अपने शरीर से। और कई उनमें अपनी बच्चियों को इसलिए स्कूल ना भेज पाते कि वहां पर शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें जिन्होंने हमारी जिंदगी को बदला, सिर्फ जिंदगी को ही नहीं बदला, हमारा नजरिया बदला है। आज एक गुजर भाई समझता है कि अगर ये बैठा तो मैं भी कल बैठ सकता हूं। ये जिस माइक को पकड़ करके आज जितेंद्र सिंह आपको खिताब कर रहा है, कल हो सकता है आप में से हो, क्योंकि ये सीटें रिजर्व हो गई। कल आप भी चुनाव में उतरेंगे, कल आप भी वोट पाएंगे। हमने मोदी के आगे अपना आप साबित करना कि हम मुल्क परस्त भी हैं, कौम परस्त भी हैं और नाशुक्रे भी नहीं, एहसान फरामोश भी नहीं। जिसने हमारी जिंदगी बदली, हमारी तकदीर बदली, उसका एहसान चुकाने का एक ही मौका हमें मिल रहा है 19 अप्रैल को। तो आइए हम सब ये अहद करें कि कुंभे का एक एक फर्द उस दिन अपना वोट डालेगा, ताकि हमें कल कह सके कि 100% वोट यहाँ से गया था। मोदी जी आप 400 पार कर गए, लेकिन उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं 2 हर्फ आपकी कहानी में हमारे गुजर भाइयों ने भी लिखे थे। और बहनें, आप कल भी मैंने कहा आपके पास पूंजी है, मर्दों को बाहर निकालना, और वापस आए तो पहले उंगली देखनी, काला निशान हो तो तब चाय पानी देना, वैसे नहीं देना। ऐसा ना आए घूम फिर कर आए बीड़ी पीली सिगरेट के कोने में, गली के कोने में कह दिया मैं वोट डाला, वो नहीं डालेगा, काला नहीं। और इस बार 85 साल से ऊपर के हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए खास इंतजाम किया गया। हमारे कार्यकर्ता उसकी भी फहरिस्त बनाएंगे, घर घर जाके वोट लिया जाएगा। एक एक गुजर वोट डाले ताकि मोदी जी किसान में इजाफा हो। यही कह करके मैं अपनी बात मुख्तर से खत्म करता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद डॉक्टर साहब।